अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। आज हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसे शख्स के वाक़ये को लेकर जिनके कॉन्ट्रिब्यूशंस को न सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में बल्कि हर जगह सराहा गया है। कुछ रिनाउंड मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे सर स्टीवन रुन्सेमन ने ये ऑब्जर्व किया है कि इन हुजूर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी थी वो था इंसाफ, जस्टिस। हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसने सेकंड क्रूसेड में क्रूसेडर्स को बिना खून खराबा के बहुत ही स्ट्रैटेजिकली शिकस्त दे दी थी और क्रूसेडर्स को दमास्कस, जो अभी प्रेजेंट डे सीरिया का कैपिटल है, वहां से वापस जेरूसलम जाना पड़ा। एक ऐसे शख्स की जिन्होंने सीरिया में करीब 40 से भी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले, जहां से बड़े बड़े स्कॉलर्स निकले और कौम को, इनफैक्ट पूरी दुनिया को, उनसे काफी फायदा हुआ। दोस्तों, वक्त एक सैलाब है जो अपने साथ साथ बहुत कुछ लेकर आता है और बहुत कुछ लेकर चला जाता है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है और इस बात को आज के ज़माने के लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम आज कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी अलग पहचान है, दबदबा है, बोलबाला है, लेकिन ये सभी लोग वक्त के सैलाब में बह रहे हैं। इस सैलाब में बहते बहते ये ज़्यादातर हस्तियां गुम हो जाती हैं और हिस्ट्री में, तारीख में उनका नाम कोई याद नहीं रखता। सिर्फ कुछ हस्तियों का नाम याद रखा जाता है जिन्हें वक्त का कितना बड़ा भी सैलाब आ जाए बहा नहीं सकता। ये हस्तियां पहाड़ों की तरह होती हैं। वक्त के गुजरने के बाद भी इनका वजूद बहुत दूर से दिखता है। हाँ, कभी कभी देखने के लिए दूरबीन चाहिए होती है क्योंकि हम खुद काफी दूर चले आए हैं। आज हम ऐसे ही एक नाम की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जगह हिस्ट्री में बनाई है, लेकिन शायद हमें उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस को देखने के लिए दूरबीन की ज़रूरत है। वो नाम है नूरुद्दीन ज़ेंगी। नूरुद्दीन ज़ेंगी करीब 28 साल के थे, तभी उनके अब्बा इमादुद्दीन ज़ेंगी का कत्ल हो गया था। इमादुद्दीन तब मोसुल, जो कि अभी नॉर्दर्न इराक में है, और एलेप्पो, जो कि अभी सीरिया में है, इन दोनों सियासतों पर हुकूमत कर रहे थे। इमादुद्दीन के बाद गद्दी पर बैठने के काबिल उसके 3 बेटों में सबसे ज्यादा लायक और काबिल नूरुद्दीन थे। नूरुद्दीन ने छोटी उम्र में ही अपनी इज्जत और अपनी काबिलियत से सबको वाकिफ करवा दिया था। न सिर्फ उनका रुझान सियासत में था, बल्कि नूरुद्दीन सियासत के अकाउंट्स में, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी और मजहब और दीन में काफी इंटरेस्ट लेते थे। क्योंकि इनका रुझान कौम और दीन दोनों में ही था, इमादुद्दीन के गुजरने के बाद ज्यादातर आवाम इनको गद्दी पर बैठे देखना चाहती थी और इनके लिए काफी आसान भी था। लेकिन हक और इंसाफ के तकाजे को ऊपर रखते हुए इन्होंने मोसुल पर अपने बड़े भाई सैफुद्दीन गाजी को हुकूमत करने दिया और अलेप्पो की हुकूमत अपने पास रखी। नूरुद्दीन चीज़ों को सिंपल रखना पसंद करते थे एंड एज पर रिकॉर्ड्स वो स्टेट या कंट्री के ट्रेजर से पैसा ना लेकर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खर्चा अपने कुछ दुकानों के किराए से निकालते थे। इन्होंने 40 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलवाए, जिनमें आधे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने खर्च पर खुलवाए। हॉस्पिटल्स खुलवाया, राहगीरों के लिए और हाजियों के लिए जगह जगह आरामगाह खुलवाया। वो नूरुद्दीन ही थे जिन्होंने दमास्कस में करीब 1160 एडी में दारुल हदीस खुलवाया और दुनिया भर से लोगों को हदीस सीखने और रिसर्च करने की दावत दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आज तक मॉडर्न गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाई हैं। नूरुद्दीन ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 12th सेंचुरी में अपने रूल में इंप्लीमेंट करवा दिए थे और हर हफ्ते वो खुद अपने गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के खिलाफ भी कंप्लेन सुनते थे, फैसले करते थे। जहां तक बात आती है इस्लामिक किंगडम में कंट्रीब्यूशंस की,
इमादुद्दीन के दिखाए रास्ते पर चलकर नूरुद्दीन ने भी क्रूसेडर्स से अपनी लड़ाई जारी रखी। 1148 एडी में सेकंड क्रूसेड में क्रूसेडर्स एडेसा पर कब्जा करने निकले थे, लेकिन तब तक नूरुद्दीन की आर्मी मोइनुद्दीन जो उस वक्त दमास्कस पर हुकूमत कर रहे थे उनके सपोर्ट के लिए दमास्कस पहुंच चुकी थी और नूरुद्दीन खुद एंटियोक पहुंच चुके थे। इसे इस तरह से समझिए कि क्रूसेडर्स का एडेसा तक जाने का रास्ता बंद हो चुका था, क्योंकि एडेसा जाने का रास्ता इन दोनों शहरों के बीच से था। वो नूरुद्दीन से जंग नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो बुरी तरह जंग में हार जाएंगे। दमास्कस को 4-5 दिन सीज करने के बाद क्रूसेडर्स को उल्टे पांव जेरूसलम वापस जाना पड़ा। नूरुद्दीन के दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, क्रूसेडर्स को जेरूसलम से निकालना, और दूसरा, मुस्लिम किंग्स को और किंगडम्स को एक खिलाफत में यूनाइट करना, जो काफ़ी बिखर चुके थे। हालांकि ज़िंदगी रहते ये पूरी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इनकी कोशिश से मुस्लिम किंग्स को और मुस्लिम स्टेट्स को फिर से एक रास्ता नज़र आ गया था। क्रूसेडर्स की हिम्मत नूरुद्दीन के सामने हर साल कमज़ोर पड़ रही थी। नूरुद्दीन की मौत 1174 एडी में दमास्कस में हुई, लेकिन नूरुद्दीन की मौत के बाद 13 साल के अंदर सलाउद्दीन जेरूसलम से क्रूसेडर्स को निकालने में कामयाब रहे। जेरूसलम पर फिर एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराने लगा था। नूरुद्दीन के अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस को कुछ लफ्ज़ों में समेट कर बयान करना नाइंसाफ़ी होगी उस नाम के साथ जिसने इंसाफ को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। लेकिन इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये ज़रूर रहेगी कि आने वाले वक्त में मैं नूरुद्दीन ज़ेंगी की ज़िंदगी और उनके तरीक़ों पर आपको और भी बहुत कुछ बता पाऊँ। जाते जाते एक दरख्वास्त करूँगा कि आप भी वक्त मिले तो तारीख़ के पन्ने पलटें। हम सबको अपने तारीख़ के पन्ने पलट कर पढ़ने की ज़रूरत है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। खुदा हाफ़िज़।